हम लोग आए हुए हैं धर्मवीर जी के पास में। धर्मवीर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पहले नेवी में थे और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी क्लियर किया, इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विस। एंड हम लोग आज इनका इंटरव्यू लेंगे। ठीक है धर्मवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ धर्मवीर जी, तो आपने सीए की लाइफ कैसे स्टार्ट की और पास्ट लाइफ आपका कहाँ से रहा? आप अपना एक ग्लिम्स बताइए अपना जर्नी के बारे में। तो मेरी जर्नी बहुत डिफरेंशिएटेड रही, क्योंकि मैंने कभी जब स्टार्ट किया था कभी सोचा नहीं था कि सीए भी बनेंगे। क्योंकि 12th करने के बाद मैं इंडियन नेवी में चले गया था ग्रेजुएशन करते करते। तो 2005 में मैं इंडियन नेवी में एज अ सेलर इनरोल हो गया था। अच्छा। हाँ, एज अ सेलर मैंने ज्वाइनिंग की थी और 2014 तक मैं इंडियन नेवी में था। तो 2005 से 2014 तक आप इंडियन नेवी में थे। हाँ, किस क्वालिफिकेशन पे गए थे आप वहाँ पे? वो 12th 12th के 12th बेसिस पे गए बेसिस थे पे आप? जाते हैं हम। अच्छा। जो ओके। 10th और 12th बेसिस पे जो पहले अभी वो अभी कुछ अभी 12th प्लस साइंस कर दिया, हमारे टाइम पे 10th प्लस था वो। ओके। 10th बेसिस पे तो मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन उस वक्त 12th ही था जिस टाइम मैं इनरोल किया था। तो जिस वक्त नेवी के दौरान मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने सीए में इनरोलमेंट जरूर कर लिया था, मगर टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं हो पाया। 2010 में मैंने इनरोलमेंट किया था, बट कुछ रीजन से, मुझे मेडिकल रीजंस की वजह से मुझको रिटायरमेंट लेना पड़ा 2014 में। ओके। तो उससे पहले ही मैंने स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम मेरे को मिल गया था उस मेडिकल पीरियड के दौरान। तो मैंने 2021 में अपनी सीए कंप्लीट की। और फिर 2021 के बाद 2021 में मेरे को प्लेसमेंट मिली ईवाई में, एज ईवाई जीडीएस में एज अ कैंपस प्लेसमेंट हुआ था। फिर मैंने एक सीए फर्म में काम किया, पीकेएफ श्रीधन। और फिर मैंने यूपीएससी में इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज एग्जाम, रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू क्रैक करके आई गॉट अ प्लेसमेंट एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन फाइनेंस मिनिस्ट्री, वन ऑफ द डिपार्टमेंट कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ओके। उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ। ओके। तो कभी जब आप सेलर थे नेवी में, सेलर से कभी आपने सोचा था कि आप एक क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर बन जाएंगे? नहीं, ऐसा सोचा कभी स्पेसिफिक नहीं था, मगर कुछ ना कुछ करना था। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम व्हेन आई वाज इन इंडियन नेवी, तभी मैं प्रिपरेशन की थी कि मैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की, नहीं गो थ्रू हो पाया। मगर प्रिपरेशन पढ़ाई में थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आ गया कि अपने आप को ग्रोथ करने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आगे लेके जाना पड़ेगा। जर्नी कहाँ एंड होगी मुझे नहीं पता था, बट आई विल बी ट्रूली लुकिंग आउट कि मेरे पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिले, बेसिस ऑन विच कि मैं अपने करियर को थोड़ा सा एक्सेल कर सकूं। तो नेवी से आपको एक बेनिफिट जरूर मिला होगा, डिसिप्लिन लाइफ में। इसने काफ़ी हेल्प की। इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नेवी, प्रिपेयरिंग फॉर सीए, और उसके बाद में भी पोस्ट भी। क्योंकि वो जो डिसिप्लिन इनकलकेट हो जाता है, आज भी मैं 5 o'clock सुबह मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। ओके। और जो डिसिप्लिन आज भी अपने आप ही हो जाती है वो चीज़ें, क्योंकि इतना ऑल थ्रू आउट द लाइफ हमने 15 years दिए हैं, 10 years दिए हैं, वो इतना पुश करके रखते हैं अपने डिसिप्लिन हमारी लाइफ में कि वो हमारी लाइफ से अलग नहीं हो पाता। तो वो एक क्वालिटी होती है डिफेंस सर्विसेज की, किसी भी आर्म सर्विसेज या डिफेंस सर्विसेज आप बोल लो, उसमें डिसिप्लिन ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इस तरीके से सिखाया जाता है, उस तरीके से पनिशमेंट या इस तरीके से हमारी ट्रेनिंग की जाती है, पर्सनैलिटी बनाई जाती है कि हम अपने डिसिप्लिन या मेन कैरेक्टर से कभी डाइवर्ट नहीं हो पाते। तो धर्मवीर जी बेसिकली एक डिफेंस सेक्टर से आते थे पहले। उन्होंने 10 साल की सर्विस की डिफेंस सेक्टर में, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया एंड उसके बाद इन्होंने सीए की पढ़ाई की एंड फिर उन्होंने यूपीएससी निकाला। तो आप देखिए कि मतलब कई लोग होते हैं कि जो बोलते पढ़ नहीं पा रहे, या ये अटेम्प्ट लग गया, ये लग गया, वो लग गया है, बहुत प्रॉब्लम होता है लाइफ में। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होता है, बट धर्मवीर जी को आप देख के ये सीख सकते हैं कि एक इंसान जॉब करने के बाद, जो जहाँ से सिर्फ वो जॉब कर रहे थे पूरा, एंड जॉब करने के बाद पढ़ाई छूट चुकी थी इनकी पूरी, एंड उसके बाद इन्होंने पूरा फ्रेश स्टार्ट किया एंड इन्होंने क्वालिफाई किया सीए। एंड उसके बाद इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी इन्होंने क्रैक किया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया आपने? हाँ, ये अटेम्प्ट फर्स्ट ही बोलेंगे, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम हुआ था, 2 ओके रिक्रूटमेंट के ओके लिए। ओके ओके। 2 एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ही एग्ज़ाम्स हुआ था, उसमें
सिलेक्शन तो का। धर्मवीर जी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी भी क्लियर किए हैं बेसिकली। तो ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए, मतलब हमें, हम सभी के लिए सीखने के, हमें मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा आगे आगे भी। आइए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं इनसे। अच्छा सर, तो ये बताइए कि इसमें एग्जामिनेशन का इंटरवल क्या होता है? मतलब कब साल में, हर साल होता है या कब होता है, कैसे एग्जाम होता है? तो जो स्पेसिफिकली सीए और सीएमए के लिए बेनिफिशियल है, अगर वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, तो नॉर्मल रूट है कि प्री और मेंस के थ्रू जाएं, ओके। जो कि एक बहुत ज़्यादा टफ है आफ्टर हैविंग दिस प्रोफेशनल डिग्री। कंपटीशन बहुत रहता है वहाँ पे, हाँ, वहाँ बिकॉज बहुत साइंस के लोग भी आते हैं, कॉम्पिटिशन। आर्ट्स के लोग भी आते हैं, कॉमर्स के लोग भी आते हैं, तो बहुत कंपटीशन होता है इसमें। ओके। अब अगर आप सोचते भी हो तो डेडिकेटेड आप तो 4 to 5 years देने पड़ सकते हैं। तो और ओके। आफ्टर हैविंग प्रोफेशनल डिग्री में 5-6 साल देने के बाद में 4 to 5 years आप इसमें शायद फिजिबल नहीं हो, या फिर आपकी हेल्थ एज भी कंडीशन, बढ़ या फिर जाती है। हाँ कंडीशन ऐसी हो, या फिर आपके प्रोफेशनली मनी प्रॉब्लम कुछ हो सकती है। तो आपको एक आसान तरीका है, इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज एग्जाम्स यूपीएससी कंडक्ट करता है। there is nothing difference between IAS ऑफिसर्स एंड ICOS एग्जाम्स के। हाँ, बस डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पे स्केल स्टेटस नहीं है, सेम है, बट ओनली थिंग इज यू नीड टू इम्पैक्ट कैसे डालते हो अपनी सर्विसेज में, अपने वर्क में, वो डिफरेंशिएट कर सकता है आईएएस में फ्रॉम द बेसिकली आप ग्राउंड पे जाके काम करते हो, यहाँ पे आप पॉलिसी पे काम करते हो कि पॉलिसी मेकिंग कैसे करते हैं ऑफिस में, बेसिकली तो वो काम होता है इसमें। एंड दोनों का आई थिंक पे स्केल सेम ही होगा लगभग। हाँ, पे स्केल सेम है, एग्जैक्ट जो एग्जैक्ट सेम है पे स्केल भी, आईएएस का पे स्केल और आईसीओएस सर्विस का पे स्केल सेम है, मतलब दोनों सेम रैंक के ऑफिसर हैं बेसिकली। क्लास 1 गैजेट ऑफिसर दोनों हाँ, आपका क्लास बात। 1 गैजेटेड ऑफिसर्स। ओके। तो सर आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी सिर्फ सीए सीएमए दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं इसको? ICOS यानी इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज एग्जाम्स के लिए सीए और सीएम, कॉस्ट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशंस। उनका क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, और कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं हो तब भी चलेगा। डिजायरेबल एक्सपीरियंस है जो 3 years का बताया गया है, बट वो डिजायरेबल है, वो नहीं भी डिजायरेबल होगा मतलब तब आप भी चलेगा। फ्रेशर अगर हैं तो भी हाँ, आप इस जॉब के लिए बैठ सकते हैं, जी हाँ, एंड बिल्कुल आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। सिलेक्शन होगा। आपका अगर एक्सपीरियंस कितना था देखिए, एक्सपीरियंस फाइनेंस में सीए बनने के बाद? सीए बनने के बाद में 2 years का एक्सपीरियंस रहा ओके। होगा, जिस टाइम पे मैंने रिटर्न एग्जाम दिया था। ओके। तो 2 years। बेसिकली इसमें 3 साल का डिजायरेबल एक्सपीरियंस होता है, बट सर का जैसे देखा धर्मवीर जी का 2 साल का एक्सपीरियंस, फिर भी उनका सिलेक्शन होगा, बिकॉज वो प्रेफरेंशियल, मतलब वो डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं होता है वो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैंडेटरी एंड डिजायरेबल। ये डिजायरेबल था, ठीक है। नेक्स्ट पूछते हैं सर, इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट की कुछ बात होती है इसमें? कोई अटेम्प्ट्स की बात नहीं होती, और इसमें देखो अटेम्प्ट्स इतने सर्टेन नहीं है। एक्चुअली वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी इन अ पर्टिकुलर ईयर, ये नहीं पहले सर्टेन नहीं है, तो Okay. इसलिए अटेम्प्ट्स के ऊपर भी कोई वो नहीं है, जैसे कि Okay. नॉर्मल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में अटेम्प्ट्स में 3 अटेम्प्ट होता है उसमें। हाँ, इसमें कोई अटेम्प्ट्स नहीं है। और जब जब भी एज एंड व्हेन एडवर्टाइजमेंट आती है, शायद 1 साल के गैप में आती है बहुत बार, या फिर कंटिन्यूस आती है। इस बार तो 2 बार कंटिन्यूस, 2022 में 2 बार एक ही एग्जाम हुआ था फॉर 2 एडवर्टाइजमेंट। Okay. 2023-24 में भी शायद हो सकते हैं। 23 में नहीं, 24 में नहीं आएगी तो 25 में पक्का आएगी। तो ऐसे इनका कोई फिक्स नहीं है, मगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने भी दे सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने ऑलरेडी सीए में कई बार अटेम्प्ट पूछते हैं हमने कितना अटेम्प्ट लगा, बट हाँ यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे अटेम्प्ट अनलिमिटेड है, प्रोवाइडेड आप उस एज ग्रुप के अंदर आ पाते हैं, राइट? तो सर इसमें ये बताइए धर्मवीर जी की मैक्सिमम एज लिमिट कितना है इसमें? इसमें एज लिमिट है 35 years फॉर जनरल कैटेगरी? फॉर जनरल कैटेगरी। आपका अगर बेनिफिट SC ST के लिए अलग एज पर गवर्नमेंट रिलैक्सेशन जो मिलती हैं वो मिलेंगी, और PWD हैं तो आई थिंक 10 years का एज 10 years मिलती है। तो उस हिसाब से आपका बैठ जाएगा। मगर आप 35 years मेरे को लगता है कि हर कोई क्वालिफाई हो जाता है हाँ। आराम से, इसके लिए प्रिपरेशन कर सकता है। चलिए सर, ये तो मतलब बहुत अच्छी बात है। और टोटल कितने मार्क्स का ये एग्जाम होता है? ये एग्जाम होता है 3 घंटे का अप्रोक्सीमेटली, 9:30 से 11:30 था, 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे का एग्जाम पेपर था, और 120 मार्क्स, 120 क्वेश्चंस थे इस पे, और 300 मार्क्स का था जो हमारे वाले अटेम्प्ट में था, लास्ट इक्विपमेंट जो हुई थी। और इसका 75% वेटेज विल बी गिवन फॉर रिटन एग्जाम, एंड 25% वेट दिया जाता है इंटरव्यू इंटरव्यू के के लिए। लिए, ओके। तो और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की।
अगर आप ओके, मतलब 3 1 to क्वेश्चन 12 में अगर आप एक गलत कर दो तो 0.33 मार्क्स कट जाएगा हाँ, आपका। यस। ओके। अच्छा धर्मवीर जी, तो आप ये बताइए अब कि आपने प्रिपरेशन कैसे किया? आपने कोई कोचिंग लिया था या कैसे तैयारी की आपने इसके लिए? क्योंकि यूपीएससी एग्जाम बहुत टफ होता है ये। हुँ। ये जनरल नोशन है। तो आपने तैयारी कैसे किया? तैयारी करने का सिंपल आप एक चीज़ रखिए, क्योंकि मैं उस टाइम न्यूली क्वालिफाइड था। हुँ, ऐसा नहीं था कि 1 साल, 1.5 साल के अंदर मैं पढ़ ही रहा था। हुँ, हुँ, आफ्टर क्वालिफिकेशन की मेरे को कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक करने हैं, तो हुँ, आप अपने आप को थोड़ा-सा अपडेट रखिए। जैसे क्वालिफ़ाई करते हैं, क्वालिफ़ाई करने के 1 साल के अंदर-अंदर कोई भी एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर सकते हो, मेरे को लगता है, क्योंकि आपके दिमाग बिल्कुल ही वो फ्रेश बिल्कुल, कॉन्सेप्ट याद रखेगा वो चीज़ें। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप ये 2-3 साल हो जाते हो, तो आपको थोड़ा-सा रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रिवीजन आपको करना पड़ेगा ड्यूरिंग आपका नोटिफ़िकेशन आ जाता है। आपको थोड़ा-सा सीए फाइनल्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, सबको एक-एक बार रिवाइज़ कर लो। जैसे सिलेबस है, वैसे सिलेबस के हिसाब से, हाँ, मैं लेकिन सिलेबस की बात भी आता है। हुँ। सिलेबस क्या पढ़ना होता है इसमें? बेसिकली क्या पढ़े इसमें बच्चे? सिलेबस है जैसे कि कॉस्ट, मैंने लिख रखा है। वैसे तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ज़्यादा कॉस्टिंग पे ध्यान दिया जाता है, और ओके, इन द एंड आपको आपको हर चीज़ जैसे सीए फाइनल का सिलेबस है, या फिर सीएमए फाइनल का, मेरे को नहीं पता, मगर सीए फाइनल का जो सिलेबस रहता है वो ऑल टुगेदर वो पूरा का पूरा मर्ज करके इसमें है। मगर मैं आपको फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, एक मैं दे दूंगा। ठीक है। उसमें आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, मगर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, बहुत बेसिक मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो हमने इंटर में भी पढ़ा था, हुँ, हुँ। प्राइसिंग डिसीजंस जो होते हैं, स्टैट और कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये भी इंटर में भी है, फाइनल में भी है। ट्रांसफर प्राइसिंग जो सीए फाइनल का सिलेबस में है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। गैप, गैप के बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बेसिकली रेशियो एनालिसिस और उनसे रिलेटेड, और और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जीएसटी, कस्टम्स, थोड़ा सा टैक्सेशन पार्ट, ओके, जीएसटी, कस्टम्स एंड कंप्लायंस से रिलेटेड, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से इश्यूज। तो ऑल टुगेदर आप कॉस्टिंग पे थोड़ा फोकस करके और इन सब कॉन्सेप्ट्स को आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, कहीं से भी आपको इन डेप्थ जाके नहीं, और थोड़ा न्यूमेरिकल पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नंबर्स पे वो कैलकुलेशन वाइज वाले क्वेश्चन ज़्यादा देते हैं। सपोज आपको कॉस्ट शीट दे दी, उसमें आपसे पूछा गया है कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है, या फिर कॉस्ट ऑफ कंजप्शन, प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस क्या है, तो वो आपसे ये पूछ सकता है। तो वैसे ही आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी थे उसमें देखा, और जैसे कि आपका पीवी रेशियो में आप डिफरेंट बता, मार्जिन ऑफ सेल्स क्या है, इसमें आपके डिफरेंट सेल्स दे दी उन्होंने, वो बहुत बेसिक। तो आपके नंबर्स काफ़ी क्रंचिंग थे, जिसमें आपको कैलकुलेशन काफ़ी करना पड़ता है। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है उसमें, ओके। आपको हाथ से ही करना पड़ेगा जो सीए में रहता है। मगर इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी, मगर नंबर्स काफ़ी थे उसमें कि कैलकुलेट करने पड़ेंगे। पेपर से एमसीक्यू आते हैं इसमें सब बेसिकली। एमसीक्यू होंगे, और 120 क्वेश्चंस थे उसमें। 120 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच। ऑफ 300 मार्क्स का था, तो 300 मैं बोल मतलब सकता मिक्स हूँ होगा, कि कोई 1 वन नंबर, 2 पॉइंट नंबर, 3 हाँ, नंबर मिक्स होगा फिर आपस हम्म। में। ओके, ओके। धर्मवीर जी, आप मुझे ये बताइए कि इसमें स्कोप क्या है इसका? आईसीयूएस में अगर जॉइन करते हैं तो आप हम्म। कहाँ तक पहुँच सकते हैं गवर्नमेंट में? आप किस-किस डिवीज़न में आप जा सकते हैं? किस-किस डिवीज़न में आप काम कर सकते हैं? एंड आपकी पेरेंट मिनिस्ट्री क्या रहती है? आप किस-किस मिनिस्ट्री में भी काम कर सकते हैं? थोड़ा-सा इस पे हाइलाइट कीजिए एक बार आप। देखो, इंडियन कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विसेज वन ऑफ द सर्विसेज अमंग्स यूपीएससी में, और भी सर्विसेज हैं, लाइक इंजीनियरिंग सर्विसेज है, या फिर आप इकोनॉमिक सर्विसेज है, या कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। तो हर ये स्पेसिफिक सर्विसेज होने का फ़ायदा ये है कि आप सीए के परव्यू में ही आपका रहेगा जो रहेगा, तो आपका जो स्कोप है वो एज इफ दूसरे, जैसे कि आप असिस्टेंट डायरेक्टर से जाओगे, फिर डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, आगे जैसे सर्विस बढ़ते जाएगी, अराउंड द 20 ईयर्स आप एडवाइजर, सेक्रेटरी के हिसाब, सेक्रेटरी तक जा सकते हो, ओके। प्रोवाइडेड आपके अंदर वो कैप, क्योंकि टाइम बाउंड तो रहता ही है गवर्नमेंट सर्विसेज में, मगर एज आपकी लिमिट 60 हाँ इयर्स तक है। हाँ आप उसमें जहाँ तक मतलब ग्रो कर पाएँ, और ग्रो उसमें कर पाएंगे प्रमोशन का वो। चांसेस क्या होता है इसमें? प्रमोशन फ्रीक्वेंट है, जैसे कि आपका शुरू में प्रमोशन टाइम बाउंड बेसिस पे होगा, आगे आगे वैकेंसीज होंगी आपके, होते रहेगा, मगर एट हायर लेवल आपको अपनी
अपने मार्क्स मैटर करते हैं, आपके कैसे आपके कितने अच्छे परफॉर्मेंस दिए, उस बेसिस पे आपके परफॉर्मेंस होंगे। APAR हाँ हाँ, टाइप्स। ओके आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आपके सीनियर्स ने आपके बारे में क्या कैसे ओके कितने मार्क्स दिए हैं, परफॉर्मेंस कैसी है, उस बेसिस पे आप बहुत आगे तक जा सकते हो। और मैं बोलूँगा कि कहीं से भी कोई भी डिफरेंस एज सच मेरे को नहीं मिला कि आप इसमें ग्रो नहीं कर सकते। ग्रो आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा ग्रो होगा इन अ मिनिस्ट्री, आउटसाइड और इनसाइड सब जगह। आपका पीएसयू में डिफरेंट सेक्टर्स में से आपका सेबी के साथ में इंटरेक्शन होगा, आपका डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ में इंटरेक्शन होगा, आपके बैचमेट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में होंगे। तो ओके ऑल टुगेदर फाइनेंस मिनिस्ट्री बहुत बड़ी है, फूड एंड कॉरपोरेशन, देन हेल्थ इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं। जितनी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं वहाँ आप एक्सपोजर ले सकते हो, वहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो बहुत ब्रॉड ओवरव्यू है। आई कैन नॉट समराइज कि कितना इसमें स्कोप है, मगर काफ़ी स्कोप है। और इसमें आप कहीं भी बहुत अच्छे हैं कैडर, हमारे कैडर बहुत स्मॉल है और अच्छे हैं लोग, जहाँ आपको पोस्टिंग चाहिए वहाँ भी आपको दिलवा देंगे, अच्छा दे देते हैं। क्योंकि एक्चुअली इतना स्मॉल है, हर जगह वैकेंसी अवेलेबल है, हर जगह वैकेंसी अवेलेबल है, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो पोस्ट पे आपको काम करना पड़ेगा। जी। मतलब आने वाले समय में काफ़ी वैकेंसी आने वाली है, ये समझ में हमें आ गया हाँ, एटलीस्ट। कैडर रिस्ट्रक्चरिंग हो चुका है और काफ़ी वैकेंसी विद इन हमारे सामने ही 150 वैकेंसी, 150 टोटल कैडर है, उसमें से हमारे सामने 20-40 हमारे सामने रिक्रूटमेंट हुआ है। तो आप सोच सकते हो 40 आउट ऑफ 150 विल बी रिक्रूटेड रिसेंटली। ओके तो कितना परसेंटेज है, तो आगे भी और रिक्रूटमेंट होंगे काफ़ी, तो बहुत स्कोप है। अब आप थोड़ा सा सैलरी पे फोकस कीजिए, बिकॉज प्राइवेट जॉब में आपको पता है सर सैलरी बहुत होती है हम्म। जनरली जो देखते हैं हम लोग। अब आप ये बताइए कि सैलरी का इसमें क्या है। सैलरी में जो हमारा बेसिक सैलरी स्टार्ट होता है 56,100, जो पे स्केल 10 है, जिसपे हमारा 56,100 ग्रेड पे 10, उसमें ये हमारा बेसिक है। अगर हम इस पे HRA DA सब मिलाएं तो अराउंड 1,10,000 तक ग्रॉस बन बनता है जाएगा, हमारा। ग्रॉस बन जाएगा ओके आफ्टर बिफोर डिडक्शन ऑफ PF और जो दूसरे डिडक्शंस, क्योंकि अभी तक हुआ नहीं मेरा स्टार्ट डिडक्शन, और पॉसिबली आगे 1-2 महीने में होगा डिडक्शन ओके स्टार्ट। तो फर्स्ट 2 मंथ्स की सैलरी मेरे को ग्रॉस जो मिली है अराउंड पर मंथ की 1,10,000 तो तक। इट्स अ डिसेंट सैलरी। 1,10,000 रुपये महीने का अगर आपको मिलता है इसमें स्टार्टिंग में बेसिक, टोटल ग्रॉस सैलरी, हम्म। तो इट्स अ डिसेंट सैलरी। हाँ, मतलब आप डिसेंट ये नहीं कह सैलरी। सकते कि ये लोग कहते हैं गवर्नमेंट में सैलरी कम मिलती, नहीं, 1,10,000 कम सैलरी नहीं होती फ्रेशर के लिए। दो चीजें हैं, आप अपने दिमाग में एक सैलरी तो रखो ही रखो, मगर कभी भी ओवरसाइट नहीं होना चाहिए आपका विजन या गोल के हिसाब से। कभी भी ओवर शॉडो मत करो कि आपको, अगर मैं बोलता हूँ कि 1,10,000 इधर मिल रहा है या फिर 1,50,000 बाहर भी मिल रहा होगा ना, तो इट इज मोर वर्थ देन दैट, वर्ती है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है इसमें। वर्क लाइफ बैलेंस काफ़ी अच्छा है, 5 days वीक है। वाह। आपको वर्किंग आवर्स सुबह 9:30-10 o'clock से लेके 5 o'clock तक होता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस है। चलिए फिर तो बहुत अच्छा है, वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा हम्म। है। हाँ। अच्छा, अब आप ये बताइए, जैसे अपने जो CA में पढ़ते हैं बच्चे, क्वालिफाई करते हैं, तो इसकी तैयारी कब से करनी चाहिए, मतलब आइडियल स्टेज कब होगा तैयारी करने का, कि मतलब फाइनल में जब वो बैठ रहे हैं तब से तैयारी कर दे, या फिर ये क्वालिफाई करने के बाद कुछ एक्सपीरियंस ले लें फिर ज्वाइन करें सर्विस को। आप क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को, कब से करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि तैयारी जब करनी है जब नोटिफिकेशन आ जाए, मेरे लिए तो ये है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हमें ये नहीं पता कि कब एग्जाम होने वाला है। ओके पहले आप फोकस करो क्लियर करने पे। आप CA CMA के एग्जाम्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम्स क्लियर कर लो, CA फाइनल एंड CMA फाइनल क्लियर करके मेंबर बन जाओ। फिर उसके बाद में कभी भी नोटिफिकेशन आता है उस वक्त से लग जाओ आप बिल्कुल रिलीजियसली 2 घंटे देने के लिए, 2 से 3 घंटे, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से एग्जाम के बीच में 3 to 5 months आपको शॉर्ट मिल जाएंगे। ओके उससे पहले नहीं, 3 महीने तो आपको मिलने ही मिलने हैं। तो 3 महीने अगर 2 घंटे भी आपने लगा दिए डेली के, तो काफी टाइम हो जाएगा आपको रिवीजन करने के लिए। एक बार आपने रिवीजन कर लिया,
और कॉन्सेप्ट समझ लिए तो आपको वहाँ एमसीक्यू में आपको ये है कि ये डाउट नहीं आएगा। फिर आपने आंसर पे स्टिक रहोगे, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग है तो आपको ज़्यादा डर नहीं होगा कि जो करेक्ट है वो करेक्ट है, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। तो वहाँ आपके एक सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप रिवाइज करो, बस नोटिफिकेशन तो आ गया आपने revise। बेसिकली 2-3 घंटा पर डे पढ़ा था एंड आपने यूपीएससी की आईसीएस सर्विस क्वालिफाई कर ली फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट? ये है। और लास्ट के ओके, कुछ दिनों में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे ओके, दिया, जैसे कि होता है जैसे अब इस हफ्ते एग्जाम है तो मैं इस हफ्ते पूरा रिलीजियसली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे दूंगा, 4 to 5 आवर्स दे दूंगा, 6 आवर्स ओके। दे दूंगा। अदरवाइज 2 घंटे डेली के जब से नोटिफिकेशन आया उस वक्त से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। चलिए धर्मवीर जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका बच्चों को सभी को मतलब जो कैंडिडेट्स अपने हैं उनको एनलाइटन करने के लिए एंड आप डिफरेंट चीज़ बताने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद धर्म जी। थैंक यू सो मच।